हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और टाइटल आपने देख लिया होगा, ये होने वाला है पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट, जिसका आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इकोसिस्टम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 एनवायरनमेंट का क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि जिसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने ये स्टार्टिंग का जो पूरा चैप्टर था वो डिस्कस ये हम कर चुके हैं। लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पे हम अगेन जैसे लाइन टू लाइन मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ वैसे हम पढ़ेंगे। एट एन एनसीसी कैंप, अच्छा यहाँ पे जो रवि स्टार्टिंग में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, रवि, ठीक है, एक इमेजिनरी बॉय, उसके बारे में बात हो रही है कि रवि जो है एनसीसी कैंप पे, रवि की क्लास वॉज अटेंडिंग, एनसीसी कैंप ये लोग पूरी क्लास अटेंड कर रहे थे। जेसी एक्सक्लेम, जेसी ने बोला, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो जो जेसी है उसका जो होम टाउन है वो केरला है, मतलब वो केरला से आया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे कितना हैवी डाउन पोर है और यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो वो अपने केरला के बारे में बता रहे हैं कि मुझे अपने घर की याद आ गई और वहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब बारिश होती हैं। ठीक है, और ग्रीन फील्ड्स जो हैं, ठीक है, कोकोनट प्लांटेशन मतलब जहाँ पे उन्होंने कोकोनट्स वगैरह के पूरे प्लांट्स लगे हैं, पेड़ लगे हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बारिश होती है। वो अपने होम टाउन का एनवायरनमेंट बता रहे हैं। हमने एनवायरनमेंट पढ़ा कि हमारे आसपास की सराउंडिंग, तो वो अपने केरला के आसपास की सराउंडिंग हमें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मतलब क्लास में एक्सप्लेन कर रहा है। देन हीरा फ्रॉम जैसलमेर, अब एक था हीरा, ये बॉय है गर्ल है डजंट मैटर, द पॉइंट इज कि वो जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसलमेर को वो बोलता है कि वी गेट नो रेन्स, कि आप जैसे आप बता रहे हो केरला में बारिश होती है, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, सो बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स। वो कहता है, रवि कहता है कि वहाँ पे तो तुम्हें भाई कैमल भी मिलते हैं, इतनी सैंड है तो कैमल भी तुम्हारे को देखने को मिलते हैं। सो द ऑल द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट देयर एनवायरमेंट, राइट, अपने होम टाउन को डिस्कस करें। अब ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, और एक पॉन्ड है, लेक है, देन यहाँ पे ट्रीज हैं, ठीक है, डक है, फ्लावर्स है। सो व्हाट इज दिस ऑल शोइंग, मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, हाँ जी, फिर आगे क्या होता है, आगे हीरा बोलता है कि नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आर डेजर्ट, कि आप अगर हमारे रेगिस्तान डेजर्ट में आओगे, यू विल ऑल्सो सी द स्नेक, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स, कि सिर्फ कैमल ही नहीं, यहाँ पे तो इंसेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। आपने देखा है डेजर्ट में जनरली कैक्टस का प्लांट लगाया होता है ना, क्योंकि उसको बहुत कम वाटर चाहिए होता है फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, तो फिर रवि, रवि क्या बोलता है, क्या होता है, रवि वंडर्ड, अब रवि भाई सोचता है, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिविंग वेराई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जैसे आप किसी एक एरिया की बात करें और फिर आप किसी एक एरिया यानी कि नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट के एरियाज को अगर आप कंपेयर कर लो, तो भाई वो सोचता है कि यहाँ के जो रहने वाले एनिमल्स है या लिविंग बींग्स है या जो प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, ठीक है, इनफैक्ट लोगों का कल्चर और लोगों का रहन सहन, वो सब वेराई करता है। वेराई मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना, तो ऐसा क्यों है, रवि ये चीज़ सोच रहा है ना। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है या क्या चीज़ें। तो टीचर रिप्लाई कहती है, ओ येस वेरी मच सो, तो अब टीचर तो भाई वहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए है ही, तो वो रिप्लाई करती है येस। अब क्या बात हो रही है, देखो, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आप इसको मानते भी होंगे कि जो भी इमीडिएट सराउंडिंग किसी की होती है ना, उसका फिर वो वैसा ही एनवायरनमेंट, उसको आदत हो जाती है वहाँ की। ठीक है, अब अगर मैं तालाब में एक मछली है उसको उठा करके उसका घर शिफ्ट कर दूँ किसी डेजर्ट में, तो भाई वो नहीं रह पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उसकी इमीडिएट सराउंडिंग क्या है कि उसको वाटर की आदत है आसपास, है ना, तो उनको वहीं पे जो मतलब वही उनका सर्वाइवल का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो हर एक प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, उनकी जो भी इमीडिएट सराउंडिंग है, जो उनका एनवायरनमेंट है, जो उनका सराउंडिंग है, जो उनको शुरुआती टाइम में व्हेन दे वर बॉर्न जो मिला है, वो उसी में वो उसी अकॉर्डिंग बने होते हैं। ठीक है, सो ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, this relationship between the living organism as well as the relationship between organism and their surrounding form an ecosystem। so क्या बात हो रही है इकोसिस्टम के बारे में कि मैम अभी हमने इकोसिस्टम शुरू किया था, फाइनली इसका दोबारा नाम आ गया, है ना। देखो सीधी सी बात है, यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है जी, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ये हैं ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब आपने फूड साइकिल तो पढ़ी है ना, तो वो चीज़ तो है इंटरडिपेंडेंट है। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं,
और एज वेल एज जो उनका ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन है या इंटरेक्शन है उनकी सराउंडिंग के साथ, उनके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। अभी मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी तो इंटरेक्ट करती हूँ। मेरे एनवायरनमेंट में एयर है एटमॉस्फेयर में, तो मैं वो एयर ऑक्सीजन इनटेक कर रही हूँ। मेरे आसपास तालाब है तो मैं उससे पानी पी सकती हूँ, या एनिमल है कोई, उसके आसपास तालाब है, वो वहाँ से पानी पी रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ह्यूमन बीइंग आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और दे बोथ आर इंटरैक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट। जो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट है, आजू बाजू की चीज़ें हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, वो सब उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर है, मैं आपको सब बताऊंगी, अभी आप लाइन टू लाइन समझो। तो इकोसिस्टम इसी से बनता है। किससे बनता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरैक्ट कर रहे हैं और जब ये दोनों अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वही होता है इकोसिस्टम, उसी से फॉर्म होता है। ठीक है, सो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब हर एक जगह का इकोसिस्टम अलग अलग हो सकता है। एक रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे बारिश होती है, एक ग्रासलैंड्स है, एक डेजर्ट है, बिल्कुल ही रेन फॉरेस्ट से ऑपोजिट हो गया, सैंड वगैरह है, यहाँ पे तो बारिश होती नहीं है डेजर्ट में। माउंटेन्स है, लेक्स है, रिवर्स है, ओशन है। तो इनका अपना 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 इकोसिस्टम होता है। अपना अपना इकोसिस्टम क्या है कि वो एनवायरनमेंट और उसके आसपास की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उस एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं और आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं, तो उसी से इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या बता देती हूँ, सुनो। यहाँ पे एक इकोसिस्टम की ना डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको समझ लोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बात करूँ। इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से भी, और विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। अब एनवायरनमेंट में दो तरीके के फैक्टर्स हैं। यहाँ पे फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर किनको बोला जाता है मैं बताती हूँ। जैसे कि एयर है हमारे एनवायरनमेंट में, वाटर है, दीज ऑल आर केमिकल फैक्टर्स, और हम इनको इनटेक करते हैं, राइट, अपने सर्वाइवल के लिए एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिजिकल फैक्टर्स उन चीज़ों को बोला गया है जैसे फूड आइटम्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी। ठीक है, तो हम वो भी अपने एनवायरनमेंट से लेकर के खाते हैं। ठीक है, जैसे अब अनाज उगेगा तो एग्रीकल्चर की जाएगी, खेती होगी, उसके बाद उगेगा, तो वही चीज़ फार्मिंग की जाएगी, राइट। तो जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। और ऑल्सो लिंक होता है किसका, एनर्जी का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है और मटीरियल। यानी कि जैसे मान लो मेरे एनवायरनमेंट में कोई फूड था और उस फूड को जब मैंने कंज्यूम किया तो उसकी फूड की एनर्जी कहाँ गई, वो ट्रांसफर हो गई मेरे तक। तो इसी तरीके से मटीरियल्स में या चीज़ों में जो एनर्जी होती है वो लिविंग थिंग उनको अपने एनवायरनमेंट से कंज्यूम करके उसका एनर्जी का ट्रांसफर होता है, यही इकोसिस्टम बनाता है। यानी कि सिंपल से दो तीन शब्द याद रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, तो वही इकोसिस्टम फॉर्म होता है। और इससे क्या होता है, इकोसिस्टम जहाँ बन रहा है वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होगा मटीरियल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये मटीरियल क्या है, ये कोई फूड आइटम हो सकता है जिसमें एनर्जी है और उसको हम एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो भाई हमारे को एनर्जी मिलती है, उस फूड की एनर्जी हमारे पे आ जाती है। दिस इज ऑल व्हाट एनवायरनमेंट इज। तो अब आप मेरे शब्दों पे ध्यान दो कि ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं जैसे फूड साइकिल के अकॉर्डिंगली, और या फिर अपने एनवायरनमेंट के जो फिजिकल फैक्टर्स है, केमिकल फैक्टर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। केमिकल फैक्टर में आप एयर, वाटर को काउंट कर लो उसको हम एयर को इनटेक करते हैं, वाटर को पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। और देन अपने फिजिकल फैक्टर में आप फूड आइटम्स या बाकी सारी चीज़ें को जो आप कंज्यूम करो एनवायरनमेंट से उनको काउंट करो, तो फिर उस सब के साथ एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करें, ये सभी को सिस्टम फॉर्म करे, इससे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, सिंपल सा। तो इकोसिस्टम आपको समझ आ गया होगा, यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो तो है ही अपनी जगह, उसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट करें और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करें, तो ये जो मिल करके बना रहा है इस इंटरेक्शन के बाद, ये ही पूरा इकोसिस्टम होता है। ठीक है जी, ये हमने बात कर ली इकोसिस्टम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एनवायरनमेंट वाला चैप्टर हमारा इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, देखो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका सिंपल सा रीकैप यही है कि भाई हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया, लिथोस्फेयर वगैरह सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको वो स्टार्टिंग से ही चैप्टर देखना है तो मैं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुकी हूँ। यू कैन जस्ट विजिट ऑन माई दिस चैनल और आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन दोनों ही वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके स्टार्टिंग का चैप्टर भी समझ सकते हैं, तभी आपको ये 3rd पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलूँ जो कि ऑलरेडी मैं 1st और 2nd पार्ट में क्लियर कर चुकी हूँ उसके बारे में। ठीक है,
ठीक है। तो आपको ये थर्ड पार्ट तभी समझ आ सकता है जब आप इसके शुरुआत का चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, अब आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, एक ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमन मेड भी होता है, जो ह्यूमन मेड चीज़ है। तो अब हम ह्यूमन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब वो एक ही कैटेगरी है, ठीक है, ये समझ लो। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, अभी हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भाई ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसे ही नाम से सजेस्ट हो रहा है, जब एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी या लिविंग बींग्स ये जो आपस में एक साथ रहते हैं, ये भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, राइट। तो ह्यूमन बींग जो है इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ और उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, सिंपल सा चेंज करना। ठीक है, मॉडिफाई कर देते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। और ये लाइन का जो मतलब है ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में हम जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया था हमने। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं अपनी नीड के लिए, जैसे उनको अगर सोफ़ा चाहिए तो उसके लिए फर्नीचर चाहिए, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए और वो पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बींग्स, तो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि एक जगह पे गलत भी है कि अगर आप ओवरली चीज़ों को करोगे। ठीक है, सो अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना अर्ली ह्यूमंस के बारे में और जो अभी क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, उन्होंने अपने आप को या उनकी जो नेचुरल सराउंडिंग थी वो उसको अडाप्ट कर लिया था। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट जो है नेचर को मतलब ज़्यादा ख़राब या चेंज ना करके, ठीक है, अपनी नीड को पूरा करते थे अपनी, ठीक है, नेचर से लेकर के। विद द टाइम नीड ग्रू, जैसे जैसे टाइम बढ़ा एंड बिकेम मोर वेरिड, तो ह्यूमंस ने लर्न करे नए नए तरीके। अब क्या, पहले तो ये था कि भाई वो हंटिंग करते थे, मान लो हंटिंग ऑफ एनिमल करी, ठीक है, उसके बाद उनका पेट भर गया, वो फिर वो अपना वही कंटिन्यू करते थे 2-3 दिन तक। फिर जब धीरे धीरे क्या हुआ कि नए वेज आ गए, ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंज आने लग गया। कैसे, अब जो लोग थे जो सिर्फ हंट करके एनिमल्स को अपना पेट भर रहे थे, अब वो उन्होंने क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू कर दिया, सेटल लाइफ जीनी शुरू कर दी। ये सब पूरा हिस्ट्री का पार्ट हम पढ़े हैं, है ना, 6th क्लास में। ठीक है, व्हील इन्वेंटेड हुआ। ठीक है, अब लोग जो थे उनको ये भी समझ आने लग गया कि सिर्फ फूड का ये नहीं है, उसको सरप्लस मतलब जोड़ भी सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। तो वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए ताकि स्टोर कर पाए। बार्टर सिस्टम आया। बार्टर सिस्टम समझते हो, मैं आपको भी वैसे समझाऊंगी। ठीक है, कि जब गुड्स एक्सचेंज होते हैं ना कि मनी। ठीक है, मतलब आप किसी से सामान ले रहे हो और उसको बदले में उसको सामान दे रहे हो, उसको पैसे नहीं दे रहे हो। ठीक है, सो वो बार्टर सिस्टम आ गया। धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन। तो अब ये सारी इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन यानी कि चेंज तो आएगा ही आएगा, है ना। तो बहुत सीधी सी बात है। ट्रांसपोर्टेशन अब फास्टर हो चुका है। इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन अराउंड कम्युनिकेशन ईजियर हो गया है कि आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप कम्युनिकेट कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर। ठीक है, अब हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन। अब आप कभी सोचो कि आप गर्मियों में मतलब, ठीक है, आप गर्मियों के टाइम पे वाटरमेलन आपको खाना पसंद है, ठीक है, और विंटर के समय पे आपको रोस्टेड पीनट्स पसंद है। एक परफेक्ट बैलेंस एक नेसेसरी है, चाहे नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में भी। तो ह्यूमंस को ये समझना चाहिए कि ठीक है, आप एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज करो, बट उसको इतना ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, सो दैट वो कल को नेचर को ही ख़त्म कर दे और फिर वो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स पे कोई इफेक्ट डालेगा। क्योंकि नेचर से हम इतनी सारी चीज़ें लेते हैं, अगर हम नेचर का ख्याल नहीं रखेंगे तो वहाँ पे एयर लेवल में पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर लेवल पे भाई वो पानी जो है पोल्यूटेड होगा। तो इससे बहुत सारे, अगर नेचर के साथ हमने ज़्यादा छेड़छाड़ी करी तो फिर वो हमारे पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ह्यूमन बींग और नेचर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यही तो हमारे बात कर रहे थे हम इकोसिस्टम में। तो वही है कि एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस के साथ जो है चलना चाहिए। जैसे गर्मियों में पीनट और सर्दियों में वाटरमेलन ठंडा ठंडा, है ना। उल्टा बोल दिया, सर्दियों में पीनट और गर्मियों में वाटरमेलन। हाँ ठीक है, तो वही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चेंज भी करो, मॉडिफाई भी करो एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, तो वो इतना ओवरली यूज़ नहीं होना चाहिए कि कल को नेचर को ही बहुत नुकसान हो। सो नूरिया गर्ल है जो मिज़ोरम से है, रवि की क्लास की है ये, और ये वो हमेशा बताती है लश ग्रीन सराउंडिंग जो उसके प्लेसेस पे ग्रीन फील्ड्स हैं या जो ग्रीनरी है उसके यहाँ मिज़ोरम में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। अब ये बात अब जो वापस चैप्टर के जहाँ स्टार्ट हुआ, तो रवि भाई सैड है कि भाई उसके स्कूल के आसपास का जो प्लेग्राउंड है वो डगअप करके अब वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ पे पहले झूले या पेड़ पौधे थे वो हट जाएंगे, तो वो सैड हो जाता है। तो नूरी इनवाइट करती है उसको कि चलो यहाँ पे तो प्लेग्राउंड ख़राब हो रहा है, तो आप जो है मेरे यहाँ पे विजिट करना, मेरे होम स्टेट में, और आप कमिंग वेकेशन में मेरे आओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है। तो रवि की टीचर पूछती है बच्चों से कि एक मतलब बोलती है उनको कि लैंडस्केप बनाओ, हाउस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस, जो भी आप
मतलब हॉलीडे में विजिट करने गए थे, उससे जस्ट टीचर एक एक्टिविटीज़ देती है और उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो नेचुरल थिंग और ह्यूमन बीइंग दोनों से मिलता है, और इनका आपस में ये जो इंटरैक्ट करे उसका एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस के बाहर या ओवरली चीज़ों का यूज़ किया गया है या एनवायरनमेंट को चेंज किया गया है तो वो ह्यूमन बीइंग पे ही एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो ये जो मैंने लाइन बोली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, इसलिए बोली है। ठीक है, अब कुछ एक आध चीज़ें, एक आध बॉक्स जो हमारे ऊपर रह गए वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम देख लो यहाँ पे। बार्टर सिस्टम क्या है? एक ट्रेड जो पहले चलता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा वस्तु हिंदी में। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रेड है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, कि गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था विदाउट यूज ऑफ मनी। जैसे आज तुम कुछ चीज़ 10 रुपये की खरीदने जाओ तो तुमने मान लो 1 किलो सेब ले लिए, तो तुमको उसके बदले में 100 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। 100 का नोट देना पड़ेगा या 50-50 के, दो वो जैसे भी मैथ्स। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ज्योग्राफी में मैथ्स ले आई, ठीक है, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे 1 किलो सेब के। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर मैंने 1 किलो सेब किसी से खरीदा है तो उसके पास जो भी चीज़ है वो मुझे उस 1 किलो सेब के बदले में वो चीज़ दे देंगे और मैं उनसे सेब ले लूँगी। तो इस तरीके से लेन देन होता था कि ठीक है, मैंने किसी को कोई चीज़ दी, वो वस्तु दी, उसको भी जो नीड है वो वस्तु वो मेरे पास से ले लेंगे। तो यहाँ पे मनी का पहले यूज़ नहीं था ज़्यादा। अब ट्रेड जो है विद द यूज़ ऑफ मनी होता है, और अब तो फिर ई बैंकिंग और ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। ठीक है, तो हमने ये सारा चैप्टर पढ़ लिया है और हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है पार्ट 3 में, देखो पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप पहले वो देखो, तब जाके आपको पार्ट 3 ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वरना अदरवाइज सिर्फ पार्ट 3 देखोगे, लास्ट का चैप्टर तो नहीं समझ आने का, है ना। तो आप पहले शुरुआत से चैप्टर पढ़ना चाहते हो, लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का। उसके बाद आप ये थर्ड पार्ट देखिएगा, और अगर आप ये देख चुके हैं और आपको अच्छा लगा है, समझ आए, तो थैंक यू सो मच। और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे करना पड़ेगा कमेंट, सो दैट अगर आप मेरे को कमेंट में बोलेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो मैं ज़रूर वो वीडियो अपलोड करूँगी जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।